हेलो बच्चों, वेलकम। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 14 का स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन बनने की नीड हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको जब डिस्क्राइब करो ना तो बहुत लेंथी हो जाते हैं वो। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। मीन्स एक सिंगल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, विदाउट क्लास इंटरवल और विदाउट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 होती है तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो उनका हमें मीन निकालना है। देखिए, अभी तक ऐसा हमको लगता था कि क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ने के बाद कि ये वाले सीरीज के जो मीन हम निकालते हैं वो सिर्फ हम डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये वाले सीरीज के भी जो मीन होता है उसको डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो वही आज मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये इंडिविजुअल सीरीज को क्या कहते हैं? इट इज अ स्टैटिकल सीरीज इन विच all the observations are listed out and all the observations have a frequency of 1. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है और इन सब में जो फ्रीक्वेंसी है इन सब की क्या है? 1। जैसे फ्रीक्वेंसी दी होती है, आप जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे या क्लास 9 में भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम टेली मार्क बनाते हैं, उसमें हम मार्क करते हैं, 4 के बाद 5th को कट कर देते हैं ना, तो वही जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ये वाली सीरीज में क्या होता है कि सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही होती है। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल और लिया है जब मैंने इसको तीनों मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, नॉर्मली क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बट होता है क्या कि जब उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो प्लस करने में हमारे लिए बहुत इजी होता है और मिस्टेक्स होने के चांसेस जो होते हैं वो लीस्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप अरेंज नहीं भी करेंगे तो भी आप प्लस कर सकते हैं और आप ये भी काउंट कर सकते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कह दिया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कीजिए, और होता क्या है कि अधिकतर असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करो, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर यूजुअली, ठीक है, अधिकांश इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया जाता है। तो ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 8 10 9 2 3 5 6, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखिए, इसमें जो यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मान लीजिए कि ये जो है किसी के मार्क्स है, ठीक है, ये किसी के मार्क्स है जो 8 बार किसी का एग्जाम हुआ है, जो मंथली एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो एग्जाम्स हुए और वो 10 मार्क्स का था। तो उसका क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम उसके 5 नंबर आए, सेकंड टाइम उसके 8 नंबर आए, थर्ड टाइम उसके फुल मार्क्स आ गए, फोर्थ टाइम 9 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है 1 है, हर एक की क्या फ्रीक्वेंसी 1 है। बस ये जो 5 है ये 2 टाइम्स आया है, तो हम इसका टेली मार्क भी बना सकते हैं कि अगर टेली मार्क बनाए तो 2 इसका 1 टाइम्स आया है, 3 भी 1 टाइम्स आया है, 4 आया ही नहीं, 5 इसका 2 टाइम्स आया है, 6 1 टाइम्स आया है, और 8 1 टाइम्स आया है, 9 1 टाइम्स आया है, और 10 1 टाइम्स आया है। सिर्फ 5 जो है 2 टाइम्स आया है, ठीक है। और अगर हम इसका टेली मार्क नहीं बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। तो इस सीरीज में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी 1 होती है। अब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप, समिंग द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। समिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका आपको सम करना है, ठीक है। उन सबका आपको क्या करना है? सम करना। सम मतलब ऐड करना है, सबको जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हमने इन सबको प्लस किया तो आंसर आया 48, ठीक है। सबको प्लस कर दिया तो आंसर कितना है? 48। आप इसको वीडियो के साथ साथ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आंसर सही है कि गलत है। आप खुद भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चेक भी हो जाएगा, और आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपने ऑब्जर्वेशंस को सम किया है, जो ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड किया है, तो इसको अधिकतर क्या होता है कि एक साइन होता है, ये एक साइन होता है, इसको हम बोलते हैं समेशन,
ये साइन किसका होता है, समेशन का। ठीक है, हम जो जितना भी ऐड करते हैं ना उसको फिर हम समेशन से लिख सकते हैं। तो ये जो 48 इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का हम बोलते हैं एक्स आई और उनका समेशन हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 48। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं और ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये सम करने के बाद क्या होता है, डिवाइड द रिजल्ट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो ऊपर ये जो रिजल्ट आया है 48 जो हमारा सम आया है, इसको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है कि हमारे कितने ऑब्जर्वेशंस थे। तो हम उसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। और जब इसको हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमारे लिए काउंटिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 8। तो हम क्या करेंगे, इस 48 को 8 से डिवाइड करेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये अलग अलग बुक में कभी क्या होता है कि इसको कैपिटल एन से और कभी कभी इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। तो वो कोई एक बिग इशू नहीं है, आप इसको कैपिटल एन और स्मॉल एन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये जो एक्स के ऊपर बार होता है ये होता है मीन का सिंबल, कि हम इसको मीन निकाल रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर बार नहीं भी लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप ये लिख देंगे कि हाँ हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन क्या होगा, 48 अपॉन एन मीन्स 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 48 अपॉन एन लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ये भी क्या होता है, मीन होता है। तो ये हमारा क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से निकालने का मेथड। ठीक है, और आपको अभी तक ये जो सिंगल सीरीज होती है ना इसका यही मेथड बताया है कि डायरेक्ट मेथड से ही इसको निकालते हैं। अगर वैल्यूज छोटी होती है तो ये मेथड बेस्ट होता है। जैसे कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज का है तो उसके लिए ये मेथड बहुत बेस्ट होता है। लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी है, ठीक है, आप 1000 2000 1500 1600 1800 942 ऐसे अगर आपको वैल्यूज दी हैं तो उसमें क्या होता है कि उन वैल्यूज को ऐड करना, तो ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम बहुत छोटा कर सके और हमारे पास लीस्ट एरर हो, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी, जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी, उनको ऐड करते समय भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, उसको डिवाइड करते समय भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए या फिर मिस्टेक्स को बहुत कम करने के लिए, लीस्ट करने के लिए क्या होता है कि एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड डेवलप किया गया है। जिससे क्या होता है कि उन बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम इस मेथड से जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो वो बहुत लीस्ट एरर उसमें आते हैं, एक्यूरेसी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आंसर बहुत प्रिसाइज हो जाता है। ठीक है, मीन्स नियरेस्ट टू एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसके बहुत नियरेस्ट आने के चांसेस होते हैं इसमें, और जो एरर के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, बहुत लीस्ट हो जाते हैं। तो देखिए अब एज्यूम मीन मेथड में हम ये सिंगल सीरीज वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू होगी हम उसको एज इट इज वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्स आई की वैल्यू रख ली है। इसके बाद क्या होता है एज्यूम मीन मेथड में, जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं आगे भी आपको ये पूरा डिस्क्राइब करूंगी, जब भी मेरे पास इसके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको वहां पे भी पूरा एक्सप्लेन करूंगी। हम इसमें से कोई एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं और आपसे क्लास में टीचर ये बोलता है कि आप मिड वैल्यू को एज्यूम कीजिए। यहाँ पे जरूरी नहीं आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आप अरेंज करें, मैंने नहीं किया फिर भी आंसर सेम आया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो एक्स आई की वैल्यू है मैंने 2 को एज्यूम कर लिया है। ठीक है, मैं अधिकतर क्या करती हूँ, या तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको एज्यूम करती हूँ या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको एज्यूम कर लेती हूँ। इससे क्या होता है अगर सबसे छोटी आप एज्यूम करते हैं तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, और अगर सबसे बड़ी आप एज्यूम करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती है। तो वो प्लस माइनस वाला जो सिस्टम होता है ना कि नेगेटिव वैल्यूज में से पॉजिटिव वैल्यूज को माइनस करो या पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करो, वो वाला प्रॉब्लम जो होता है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करो, आप क्वेश्चन करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इसको चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 लिया है ना, आप 5 लेके कर लो, 8 लेके कर लो, आपके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये सिर्फ बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया जाता है कि आप ऊपर से 4 नीचे से 4 छोड़ दीजिए, मिड वैल्यू लीजिए। अगर इवन में आ जाए तो ऊपर से 4 नीचे से 3 छोड़िए, ऊपर से 3 नीचे से 2 छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा।
तो देखिए मैंने 2 को एज्यूम कर लिया। फिर एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है डी। फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है नहीं, नेक्स्ट स्टेप होता है डी। और डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अलग अलग बुक्स में और अलग अलग टीचर या स्कूल्स में क्या होता है कि ये जो डी को होता है किसी दूसरे लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो आपको लेटर्स पे नहीं जाना है, आपको प्रोसीजर पे जाना है, आपको मेथड पे जाना है, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। ये सब आपकी एक्स आई वैल्यू है, आपको उसमें से ए माइनस करना। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8, ये सारी वैल्यूज मैंने माइनस की। अब देखिए मैंने सबसे छोटी वैल्यू ली है तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई है। अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू लेती तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव आती, ठीक है। और अगर मैं इसमें से कोई दूसरी वैल्यू लेती तो कुछ नेगेटिव में आती, कुछ पॉजिटिव में आती। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 32। हमने जब डायरेक्ट मेथड किया था तो वहां पे आंसर आया था 48। अब आप यहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं ना कि एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, वैल्यूज जो होती है एक स्टेप हमारा जरूर बढ़ जाता है, लेकिन जो समेशन होता है वो छोटा हो जाता है। अगर इसमें मैं कोई दूसरी वैल्यू लेती तो हो सकता है ये समेशन और भी छोटा आता है, और ऐसा होता, ठीक है। तो ये छोटा आ जाता है तो हमारे कैलकुलेशंस यहाँ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम आगे आंसर निकालते, फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते, वहां पे हमारे कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज ही छोटी हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ठीक है। इसको आप डी आई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन ऑफ डी अपॉन एन, तो समेशन ऑफ डी कितना है 32, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 अपॉन 8। 32 को 8 से डिवाइड करोगे 4, 2 प्लस 4 6। तो डायरेक्ट मेथड में भी आंसर 6 आया था, इसमें भी 6 आया था। मीन सिंगल सीरीज के क्वेश्चंस को भी हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम इसको दूसरा मेथड में आपको बताती हूँ, 2 मेथड होगा, तीसरा मेथड आपको बताती हूँ। ये थर्ड मेथड है आपका स्टेप डिविएशन मेथड, और ये मेथड सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये एक हेडिंग इसमें मैंने लिख दी है कि ये सारे क्वेश्चन सारे प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल नहीं होता। वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। आप 11th में जब कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिंगल सीरीज में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो आप देखिए। देखिए एज्यूम मीन मेथड में आपने यहाँ तक किया था, ठीक है, आपने एक्स आई लिया था, फिर आपने 2 को एज्यूम किया था ए, ठीक है। 2 को आपने क्या किया था, एज्यूम किया था ए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू 2। और आपने फिर एक्स आई माइनस ए किया था, तो ये सारी वैल्यूज आई थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है जब आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है तो उस केस में आप एच को वहां से निकाल लेते हैं। जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस होता है वो आपका एच होता है। लेकिन अगर वो हमको क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है तो हम एच को एज्यूम कर सकते हैं, अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं। और आगे जब मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो वहां पे आपको 1-2 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि क्लास इंटरवल सेम होता ही नहीं है। पहले 3 का क्लास इंटरवल का डिफरेंस कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, तो उसमें भी हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है दैट इज एच, उसको एज्यूम कर सकते हैं। और उसको भी मैं आपको बात बता दूं कि अलग अलग बुक्स में उसको कभी एच से डिनोट किया जाता है, कभी आई से, कभी सी से, लेकिन सबका मतलब ही एक ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे h को एज्यूम कर लिया है 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम यू आई निकालेंगे। इसको भी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बुक में ये कभी कभी डी एक्स से डिनोट किया जाता है। तो यू आई हम कैसे निकालते हैं, डी अपॉन एच। ये जो आपकी वैल्यूज निकली है डी, इसमें हम एच से उन सबको डिवाइड करेंगे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इन सबको h से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.3, 0.6, 0.8, 0.7, 0.1, 0.3, 0.4। और इन सबको जब मैं ऐड करूंगी, क्योंकि इसको भी मुझे ऐड करना है, तो आंसर आएगा 3.2। अब देखिए वहां पे 32 था, यहाँ पे 3.2 है, कितना ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि हमारे पास अगर सीरीज बहुत बड़े बड़े नंबरों की होती है तो हम उसको अगर एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली बहुत छोटी हो जाती है और हमारे पास कैलकुलेशंस भी बहुत कम और इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो देखिए स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ए तो हमारा 2 था और समेशन ऑफ यू आई आया है 3.2 डिवाइड बाय 8। 3.2 इंटू 10 हो जाएगा 32, 32 डिवाइड बाय 8 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो तीनों केसेस में हमारा मीन क्या सेम आया है। तो ये तो हो गया कि सिंगल सीरीज का या इंडिविजुअल सीरीज का हम तीनों मेथड से कैसे मीन निकालते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और मैंने ये एग्जाम्पल से आपको ये भी समझा दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगी तो मैं वहां पे भी आपको इस चीज को बताऊंगी। अब जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन होगा वो मैं आपके लिए बताऊंगी, किसके लिए, कि आपको जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा होता है ना, उन क्वेश्चंस को कैसे इन मेथड से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।